हेलो एंड वेलकम। कैसे हैं आप सभी लोग? स्वागत है। तो देखिए, एक चीज तो साफ है कि कल ईरान ने आईटी सेक्टर पर हमला नहीं किया है, तो फिर कब होगा? ईरान के पास भी एलिमेंट ऑफ सरप्राइज है। नमस्कार, शुरू करते हैं फिक्र आपकी। आज फिक्र ईरान के उस अल्टीमेटम की जिसने इजराइल और अमेरिका को फायर फाइटिंग मोड में कर दिया है। इस युद्ध में ईरान का सबसे बड़ा ऑपरेशन टू प्रॉमिस अब शुरू हुआ है और ईरान के निशाने पर सीधे तेल अवीव है। लेकिन ट्रंप ने ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देने की धमकी दी है। एक और वार्निंग भी दी है कि 2 से 3 हफ्ते बाद ईरान में कयामत लाने वाले हमले होंगे। ट्रंप की वार्निंग स्पीच के बाद कच्चे तेल की कीमतें रेड लाइन पार कर गईं। पूरी दुनिया में शेयर मार्केट भी एकदम ऊपर की तरफ जा रहा था, उसका तापमान बढ़ रहा था। ऊपर की तरफ यानी नीचे जा रहा था, तापमान बढ़ रहा था। हालांकि भारत में शेयर बाजार बंद होते होते रिकवरी देखी गई है और रुपये ने भी जैसे तैसे राहत की सांस ली है। फिक्र में आज की सबसे बड़ी पॉलिटिकल फाइल बंगाल की खुलेगी। वहां चुनाव से ठीक पहले जजों के काफिले पर हमले हुए। 100 से अधिक वाहन तोड़े गए। एसआईआर अफसरों को बंधक बनाने का प्रयास हुआ है। और आज कोलकाता में गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया और ऐलान किया, बंगाल तब जीतेंगे जब भवानीपुर को जीतेंगे। भवानीपुर टारगेट पर क्यों है? और यह चुनावी फाइट काफी दिलचस्प होने वाली है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान युद्ध के 34वें दिन आज पूरी दुनिया को संबोधित किया और दुनिया के सबसे ताकतवर देश के राष्ट्रपति को यह अच्छी तरीके से मालूम है कि जिस दिन उन्होंने ईरान पर हमला किया था, उस दिन उनको और उनकी टीम को यह अंदाजा भी नहीं था कि ईरान इस युद्ध को इतना लंबा खींच देगा। और अब 34वें दिन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या खाड़ी में इस युद्ध का फाइनल राउंड शुरू हो चुका है? क्या महाविनाश का काउंटडाउन शुरू हो चुका है? यह डर क्यों है? यह डर इसलिए है क्योंकि ट्रंप ने आज ही ईरान को पूरी तरह तबाह कर देने की कसम खाई है और 2 से 3 हफ्ते में ईरान में कयामत लाने का ऐलान किया है। लेकिन ईरान के जवाबी तेवरों से साफ है कि उस युद्ध में वो किसी भी सूरत में सरेंडर तो नहीं करेगा। ईरान अपने दुश्मनों को हर मोर्चे पर यानी कि सामरिक, आर्थिक और वैश्विक स्तर पर सबक सिखाने की तैयारी कर चुका है। और ईरान ने ट्रंप के संबोधन के ठीक बाद जिस तरह से इजराइल से जॉर्डन, बहरीन से इराक में हमलों से तबाही मचाई है, उससे ईरान के खौफनाक इरादों का अंदाजा लगाया जा सकता है। अमेरिका और ईरान के बीच जुबानी बमबारी भी चरम पर है। जुबानी बमबारी क्यों? ट्रंप ने कहा, ध्यान से देखिए, ट्रंप ने कहा ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे। जवाब में ईरान ने कहा यूएस इजराइल को सरेंडर करवा कर दम लेंगे। ट्रंप ने कहा ईरान के तेल ठिकानों को तबाह कर देंगे। ईरान ने फिर से कहा ईरान में घुसने वालों पर के पैर काट देंगे। ट्रंप ने कहा ईरान के पावर प्लांट्स को भी उड़ा देंगे। जवाब में ईरान ने कहा अमेरिकी सैनिक जमीन पर उतरे तो नर्क में पहुंचा देंगे। ईरान की अमेरिका के ग्राउंड ऑपरेशन से निपटने की पूरी तैयारी है। उसने 20 सालों से लगातार इसके लिए वॉर ड्रिल किए और सबसे लेटेस्ट वॉर ड्रिल जो थी वो 2024 में थी और 2025 में तो डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया उस 12 दिन के हमले के बाद। यानी कि जो कमांडर्स हैं अब उनके पास चार्ज है। हालांकि होमुस पर ट्रंप 2 दिन से कह रहे हैं कि उन्हें अब वहां से कोई मतलब नहीं, वो होमुस खुलवाने का प्रयास अब नहीं करने वाले हैं। लेकिन ट्रंप जो कहते हैं उसके उलट ही करते हैं। इसीलिए ईरान सतर्क और सावधान है और अमेरिका को उसी की जुबान में जवाब दे रहा है। यहां तक कि जब अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि समझौता नहीं किया तो पूरा ईरान तबाह होगा, ईरान ने शर्त मान ली तो अमेरिका भी सीज़फायर कर देगा। तो जवाब में ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अराक्ची ने कहा ईरान को दोबारा हमला ना होने की गारंटी चाहिए, सीज़फायर मंजूर नहीं है। ईरान अपनी शर्तों पर युद्ध लड़ता रहेगा। मेरा आप सभी लोगों से एक छोटा सा सजेशन है, एक रिक्वेस्ट है। आप इस शो को देख रहे हैं अलग अलग मीडियम पर, मैं आपसे एक कमेंट लेना चाहता हूं। आप फेसबुक पर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, जहां भी और जिस भी कनेक्टेड टीवी पर यह शो देख रहे हैं, प्लीज जरा मुझे बताइए लिखकर
और मैं आपको जवाब भी देने की कोशिश करूंगा कि आपको बॉडी लैंग्वेज किसकी ज्यादा डोमिनेटिंग लग रही है, डोनाल्ड ट्रंप की या ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची की? कौन ज्यादा डोमिनेटिंग और पावरफुल दिखाई दे रहा है, कौन निर्भीक दिखाई दे रहा है? लिखिए जरा उस पर। खैर, दोनों तरफ की यह बयानबाजी से साफ है कि यह युद्ध रुकने वाला नहीं है, बल्कि अमेरिका सीजफायर के लिए बातचीत के दावे जो कर रहा है वो कतई साफ नहीं है। ईरान ने आज एक और बड़ी बात कह दी है कि युद्ध का अंत मुज्तबा खमेनी और ईरान की जनता के हाथों में। मुज्तबा खमेनी और अमेरिका को यह सोचना छोड़ देना चाहिए कि वो कोई चमत्कार कर देगा। ईरान ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि मुज्तबा खमेनी सही सलामत है। सुरक्षा कारणों की वजह से वो पब्लिक के बीच नहीं आ रहे हैं, लेकिन सारी युद्ध नीति उनके मार्गदर्शन में ही बन रही है। ईरान के खत्म अल अंबिया सैन्य कमांड मुख्यालय ने चेतावनी दी है कि अमेरिका और इजराइल को ईरान की सैन्य शक्ति का अंदाजा नहीं है। उनके पास हमारे हथियारों के बारे में आधी अधूरी जानकारी है। हमारे पास रणनीतिक मिसाइल, प्रोडक्शन साइट, लंबी दूरी के हमलावर और सटीक निशाना लगाने वाले ड्रोन, आधुनिक हवाई सुरक्षा और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली के साथ हाईटेक सैन्य उपकरणों का भंडार है। ये हथियार हमले में अभी तक नष्ट नहीं हुए हैं। जिन केंद्रों को निशाना बनाया गया है वो मामूली थे। ईरान ने इन दावों की एक झलक आज के हमलों में भी दिखाई, जब ईरान ने गदर मिसाइल से हमले का वीडियो जारी किया है। यह है वो वीडियो। गदर एक मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल है। इसे शहाब-3 मिसाइल के एडवांस संस्करण के रूप में विकसित किया गया है। इसकी मारक क्षमता 1500 से 2000 किलोमीटर तक है। इस मिसाइल का पूरा सिस्टम रोड मोबाइल है, यानी इसे ट्रकों के जरिए आसानी से कहीं भी ले जाकर लॉन्च किया जा सकता है। उन्नत गाइडेंस सिस्टम से लैस है। 650 किलोग्राम से लेकर 1000 किलोग्राम तक का पारंपरिक वॉरहेड ले जा सकती है और दुश्मनों के रेडार से बचने में महारत हासिल है। अब ध्यान से देखिए युद्ध के 34वें दिन की वॉर रिपोर्ट, जिसमें इस गदर मिसाइल का गदर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो मैंने आपसे सवाल पूछा कि किसकी बॉडी लैंग्वेज डोमिनेटिंग है, डोनाल्ड ट्रंप की या अब्बास अरागची की, यूट्यूब पे कमेंट्स आ रहे हैं। रमेश जी बोल रहे हैं कि ट्रंप की लैंग्वेज खराब है। आप एक हुसैन साहब हैं, वो कह रहे हैं ईरान के अब्बास अरागची, उनकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो काफी डोमिनेटिंग है। अभी कह रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप डोमिनेट कर रहे हैं। सोचिए, एक सज्जन ये भी लिख रहे हैं, उनका ये कहना है कि अगर ये युद्ध, दीपक वो कह रहे हैं कि अगर ये युद्ध यहीं रोक देते तो शायद चीजें बेहतर होती, लेकिन अब महंगाई बढ़ने वाली है। आप YouTube पर कमेंट करिए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं लगातार। अब पूरी दुनिया में वायरल इस युद्ध का एक हैरत अंगेज वीडियो। इराक के आसमान में अमेरिकी फाइटर जेट F-15 को ईरान के शाहिद ड्रोन ने आज खूब चकाया। ये देखिए F-15 बहुत ही उम्दा किस्म का फाइटर जेट है ये। हालांकि 2-3 गिर चुके हैं, बट एनीवे, दरअसल शाहिद ड्रोन इराक में अपने टारगेट की ओर बढ़ रहा है। उसे मार गिराने के लिए इराक में अमेरिकी बेस से फौरन F-15 जेट ने उड़ान भरी, लेकिन वो ड्रोन के नजदीक आकर भी कई बार चकमा खा गया। वो देर तक शाहिद ड्रोन का पीछा करने के बाद भी कामयाब नहीं हो पाया और ईरान के आत्मघाती ड्रोन ने टारगेट को हिट किया। लेकिन दूसरी तरफ अमेरिका ने ईरान के तबाह किए गए टारगेट की काफी डिटेलिंग की। अमेरिकी सेंटकॉम ने बताया है, और ध्यान से देखिएगा यहां पर, ईरान में अब तक करीब 12,300 ठिकाने तबाह किए गए हैं। 13,000 से ज्यादा हवाई हमले किए गए हैं। 150 से ज्यादा ईरानी शिप तबाह कर दिए गए हैं। 26 अलग अलग मिलिट्री विमानों से हमला हुआ है। 6 एयरक्राफ्ट कैरियर डिस्ट्रॉयर से हमला किया गया है। न्यूक्लियर पावर्ड सबमरीन से भी अटैक किया गया है। ईरान में अमेरिका के टारगेट भी बताए गए। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर, IRGC हेडक्वार्टर बिल्डिंग, IRGC इंटेलिजेंस साइट, बैलिस्टिक मिसाइल साइट, ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम, वेपन प्रोडक्शन, स्टोरेज बंकर, ईरानी नेवी शिप, सबमरीन को नष्ट किया गया है। यह सेंटकॉम के हवाले से खबर है। सोचिए जरा। खैर, अब बात ट्रंप की सफेद झूठों से भरी उस स्पीच की जिसे पूरी दुनिया डिकोड कर रही है, और हर तरफ यही चर्चा हो रही है कि राष्ट्रपति युद्ध के पहले ही दिन जीत की बातें कर रहे थे, वो अब बहकी बहकी बातें करने लगे। मुझसे, मैं आप सभी लोगों से एक सवाल पूछ रहा हूं, यूट्यूब पर जवाब दीजिएगा तुरंत। क्या आपको लगता है कि ट्रंप इस युद्ध का सही आकलन नहीं कर रहे हैं? हां या ना? ट्रंप इस युद्ध का सही आकलन नहीं कर रहे हैं, हां या ना? जवाब दीजिएगा। ईरान युद्ध के बाद डोनाल्ड ट्रंप पर मनोवैज्ञानिक दबाव था।
उन्होंने सिर्फ दुनिया को ही नहीं बल्कि 34 करोड़ अमेरिकियों को भी जवाब देना था। सवाल सिर्फ एक था, आखिर इस युद्ध से उन्हें क्या हासिल किया। लेकिन ट्रंप ने भाषण से पहले व्हाइट हाउस में एक बयान दिया जिसे सुनकर हर कोई हैरान रह गया। ट्रंप ने कहा, मैं रात को 9 बजे देश को संबोधित करने वाला हूं, मैं सबको बताने वाला हूं कि आखिर मैं कितना महान हूं और अमेरिका के लिए मैंने कितना शानदार काम किया है। डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान ताकत दिखाने वाला, डर पैदा करने वाला और खुद को सबसे बड़ा नेता साबित करने की कोशिश वाला था। तमाम मैसेजेस आ रहे हैं लोगों के यहां पर। कुछ लोग कह रहे हैं, विजय कह रहे हैं कर रहे हैं सही आकलन, यश कह रहे हैं नो, उदय कह रहे हैं यस, मोहम्मद साहिल कह रहे हैं नहीं आकलन सही आकलन नहीं कर रहे हैं। इतना ही नहीं, श्रीराम कुमार कह रहे हैं कि नहीं सही आकलन नहीं कर रहे हैं ट्रंप इस युद्ध का। आप YouTube पर कमेंट करते रहिए, मैं बताता रहूंगा। अब बात ट्रंप के भाषण में साफ दिखाई दे रहे पैटर्न की, ध्यान से देखिए। उन्होंने पहले डर पैदा किया, कहा कि ईरान खतरनाक है, परमाणु हथियार बना सकता है। फिर खुद का महिमा मंडन किया, कहा ईरान को मैंने रोका, मैंने हमला किया। फिर अपनी तारीफ, हम सबसे मजबूत हैं, हमारी सेना सबसे महान है, हमारी अर्थव्यवस्था इतिहास में सबसे बेहतरीन है। तो चलिए ट्रंप के दावों पर उनका सच से सामना कराते हैं। ध्यान से देखिएगा। ट्रंप ने दावा किया कि मैंने ईरान का सब कुछ खत्म कर दिया, लेकिन सच्चाई यह भी है कि ईरान अब भी लगातार हमले कर रहा है। 34 दिन हो गए। इन्हीं ट्रंप ने पिछले साल कहा था, वी हैव ऑब्लिटरेटेड न्यूक्लियर फैसिलिटीज, तो फिर हमला क्यों कर रहे हैं? ट्रंप ने कहा कि ईरान के खिलाफ ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2 से 3 हफ्ते और चलेगा। सच्चाई यह है कि इस ईरान ने 40 मिनट में 11 हमले कर अपनी ताकत दिखाई है। ट्रंप ने कहा कि भीषण हमलों से ईरान को पाषाण युग में पहुंचा देंगे। इस पर ईरान ने ट्रंप का मजाक उड़ाते हुए कहा कि वो पहले कहते थे मेक ईरान ग्रेट अगेन, यानी ईरान को फिर से महान बनाना है, अब पाषाण युग में पहुंचाने की बातें कर रहे हैं। ट्रंप ने कहा कि ईरान ने अपने 45,000 नागरिकों की हत्या की। इस पर ईरान ने जवाब दिया कि ईरान के 9 करोड़ लोग सच्चे देशभक्त हैं, अमेरिकी हमलों का मुंह तोड़ जवाब देंगे। ट्रंप ने दावा किया कि एपिक फ्यूरी सफल रहा है, ईरान में सत्ता परिवर्तन हो चुका है। लेकिन सच्चाई यह है कि कोई रजीम चेंज नहीं हुई है, बल्कि मुज्तबा खमनेई, जो कि ज्यादा हार्डलाइनर है, ज्यादा कट्टर हैं, वो सुप्रीम लीडर बन गए। ट्रंप का भाषण हकीकत से ज्यादा एक भ्रम लगता है, पूरी तरीके से इल्यूजन है, क्योंकि ईरान की मिसाइल शक्ति और उसकी रूस चीन से दोस्ती के बारे में पूरी दुनिया जानती है। पहले ट्रंप के खोखले दावों वाली ये रील देखिए, फिर ट्रंप का अहंकार वाला चैप्टर दिखाएंगे। आप सभी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं अलग अलग सोशल मीडिया पर। यश लिख रहे हैं इस युद्ध का कोई परिणाम नहीं है। YouTube के कमेंट्स में बता रहा हूं। रोहित का कहना है कि ट्रंप के बदलते हुए बयान, ट्रंप हार रहे हैं। ये रोहित गुज्जर ये वो कह रहे हैं। खैर, ट्रंप के भाषण की शुरुआत अंतरिक्ष मिशन की बधाई से होती है, लेकिन कुछ ही पलों में कहानी पहुंच जाती है मैंने किया, मैंने खत्म किया, मैंने बचाया। ऐसा लगता है मानो पूरी दुनिया की कमान एक व्यक्ति के हाथ में हो और बाकी संस्थाएं सिर्फ दर्शक हों। ये ट्रंप का मैं वाला अहम है। साइकोलॉजिस्ट इसको नार्सिसिज्म भी कहते हैं। लेकिन सच्चाई ने ट्रंप के सारे भ्रम तोड़ दिए। ट्रंप के इन शब्दों पर गौर फरमाइए जिसमें अहंकार कूट कूट कर भरा है। ट्रंप ने कहा, एंड आई कोट, मैंने हमला करने का आदेश दिया, मैंने ईरान की नेवी, आर्मी, एयरफोर्स पूरी तरह खत्म कर दी, मैं ईरान को वापस पाषाण युग में पहुंचा दूंगा, मैंने सुलेमानी को मरवाया, मेरे आदेश पर हमारी सेना दुनिया की सबसे ताकतवर सेना बनी, मैंने इतिहास की सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था बनाई, मैंने वो किया जो कोई और राष्ट्रपति नहीं कर सकता। मेरे राष्ट्रपति रहते अमेरिका पहले से ज्यादा जीत रहा है। अमेरिका में जो कुछ भी अच्छा हो रहा है वो मेरी वजह से हो रहा है। सोचिए जरा, मैं ट्रंप, खैर यह भी हो सकता है। जिस दुनिया ने द्वितीय विश्व युद्ध जैसी तबाही देखी, वहां ईरान को पाषाण युग में भेजने की धमकी देना, यह बताता है कि ट्रंप इस वक्त काफी एग्जैस्परेटेड हैं, डेस्परेट हैं। वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आखिर ईरान से कैसे निपटें। इसी अहंकार में उन्होंने यह भी कह दिया कि पहले के राष्ट्रपति बहुत कमजोर थे। ओबामा का परमाणु समझौता डिजास्टर था, जो किसी ने नहीं किया वो मैंने किया। ट्रंप किस तरह अहंकार में डूब गए हैं। उनके भाषण पर हमने बार बार मैं कहने वाली फाइल तैयार की है। ट्रंप ने 20 मिनट के भाषण में, ध्यान से देखिए और YouTube पर कमेंट करिए, ट्रंप ने 20 मिनट के भाषण में 40 बार मैं शब्द का इस्तेमाल किया। हमारी टीम ने क्या रिसर्च किया देखिए आप जरा। ट्रंप ने औसतन हर 30 सेकंड में मैं या मेरा शब्द कहा। ट्रंप ने करीब 20 बार सीधे तौर पर खुद की तारीफ की। ट्रंप ने औसतन
हर एक मिनट में अपनी पीठ थपथपाई। असल में ट्रंप का यह भाषण कम बल्कि एक आक्रामक ब्रांडिंग प्रोपेगेंडा ज्यादा था, जहां पहले डर का माहौल पैदा किया, फिर हीरो बनकर समाधान पेश किया, बीच में कुछ फैक्ट्स आए लेकिन सिर्फ उतने ही जितना ट्रंप के नैरेटिव को सूट करते हैं। लेकिन ग्राउंड पर सच्चाई सबके सामने आ गई, ट्रंप की लोकप्रियता बहुत ज्यादा गिर गई है। यहां पर मेरा एक सवाल है, क्या ट्रंप ने यह भाषण इसलिए दिया क्योंकि उनकी रेटिंग्स नीचे जा रही हैं? हां या ना में लिखिए। क्या ट्रंप ने यह भाषण इसलिए दिया क्योंकि उनकी रेटिंग्स नीचे जा रही है? इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब पर कमेंट करिए। अमेरिका में 35% तक ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग गिर गई है। 75% अमेरिकियों ने कहा अर्थव्यवस्था बुरे दौर में। 67% लोगों ने कहा देश की हालत खराब है। 50% अमेरिकियों ने माना ईरान युद्ध का देश पर नकारात्मक असर पड़ा है। रिपब्लिकन वोटर्स में भी, रिपब्लिकन ये मेगा वोटर्स हैं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेंस्ट मागा जिन्हें कहते हैं, रिपब्लिकन वोटर्स में भी ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग 14 अंक गिर गई है। ट्रंप के लिए समय युद्ध लड़ने का नहीं, आत्ममंथन का है। उन्हें यह तय करना है कि वो आखिर करना क्या चाहते हैं। सिर्फ देश को महान बनाने के नारे से देश महान नहीं बनता है। उसके लिए बड़े दिल वाला राष्ट्रपति चाहिए जो संयम से बिना खून खराबे के फैसले ले और देश के लिए काम करे। YouTube पे आपके कमेंट्स आ रहे हैं, इसको तुरंत पे पढ़ देता हूं। मोहम्मद साहिल, दिलीप कुमार, प्रशांत, प्रवीण सब कह रहे हैं कि हां रेटिंग नीचे जा रही है। इतना ही नहीं, संदीप कह रहे हैं कि हां रेटिंग नीचे जा रही है। सोचिए जरा, सबका यह कहना है रेटिंग नीचे जा रही है, इसीलिए भाषण दिया है ट्रंप ने आज। वैसे आज ट्रंप ने ऐसा भी कुछ कहा जो एक राष्ट्रपति को बिल्कुल शोभा नहीं देता है। प्लीज जरा ध्यान से देखिएगा। ट्रंप इस युद्ध में साथ न देने को लेकर फ्रांस से नाराज चल रहे हैं। हालांकि इन्हीं मैक्रों का उन्होंने बहुत मजाक उड़ा चुके हैं। अब वो इतना गुस्से में हैं कि उन्होंने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों पर अपमानजनक टिप्पणी कर दी। एक और, ट्रंप ने कहा कि मैक्रों अब भी अपने जबड़े पर पड़े थप्पड़ से उबर रहे हैं। मैक्रों की पत्नी उनके साथ बहुत खराब व्यवहार करती हैं। ट्रंप के इस बयान के बाद मैक्रों ने भी जवाब देते हुए कहा कि हमें गंभीर रहना चाहिए, एक दिन कुछ अगले दिन कुछ और नहीं करना चाहिए। और फिक्र में हमारी अगली रिपोर्ट करोड़ों दर्शकों की जेब से जुड़ी हुई है, जिसमें ट्रंप बहुत लंबे वक्त से आग लगा रहे हैं। हालांकि जो ट्रैफिक अभी आ रहा है यूट्यूब पर, वो सब कह रहे हैं कि ट्रंप अपनी हार से बौखला रहे हैं। उनको लगता है वो हार जाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये यूट्यूब का डेटा जो अभी आप लोग लाइव लिख रहे हैं उस पर देख रहा हूं मैं। कभी टैरिफ तो कभी युद्ध। ट्रंप जैसे हाथ में वो माचिस लेकर घूम रहे हैं जिससे निवेशकों की कमाई खाक हो रही है। अब ट्रंप ने कुछ ऐसा ही काम किया है। ट्रंप ने फिर आर्थिक विनाश वाली वो चिंगारी भड़काई है जिससे युद्ध और धुआंधार होने वाला है। संकेत कच्चे तेल की कीमतों में हैं। कच्चे तेल के दाम आज फिर रॉकेट बन गए। कल यानी 1 अप्रैल को ट्रंप के संबोधन से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमत $100 से नीचे थी, $100 प्रति बैरल। लेकिन ट्रंप की स्पीच के बाद इसमें ऐसी आग लगी कि दाम $106 प्रति बैरल तक पहुंच गया है। क्योंकि बाजार को उम्मीद थी कि ट्रंप शांति या युद्ध विराम का रास्ता निकालेंगे, पर उनके बयान ने तनाव और बढ़ा दिया है। वैसे भारत के लिए आज युद्ध की धुआंधार आग के बीच भी कुछ ऐसा हुआ जिससे निवेशक चमत्कार बता रहे हैं। कच्चे तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद शेयर बाजार और रुपए ने चौंका दिया है। आज जब बाजार खुला तो एक वक्त में निफ्टी करीब 497 अंक, 500 से बस 3 पॉइंट कम नीचे, और सेंसेक्स 1579 अंक गिर गया था, 89 अंक नीचे आ गया था। लेकिन बाद में ऐसी रिकवरी हुई कि निफ्टी हरे निशान पर 33 अंक ऊपर, जबकि सेंसेक्स 185 अंक चढ़ गया। दूसरा चमत्कार रुपए के साथ हुआ जो युद्ध के बीच पाताल लोक में जा रहा था, लेकिन अचानक इसमें 12 साल की सबसे बड़ी तेजी आ गई। डॉलर के मुकाबले रुपया 2% तक मजबूत हो गया और 92.87 के स्तर पर जा पहुंचा है। लेकिन ये सब हुआ कैसे, अब वो देखते हैं। इंटरेस्टिंग खबर है। पहले शेयर बाजार के यूटर्न की वजह, असल में जेफरीज जैसे कुछ ब्रोकरेज फर्मों का कहना है कि भारतीय बाजार में जरूरत से ज्यादा बिकवाली हो चुकी है। इससे निवेशकों ने आज जमकर खरीदारी की। उसको कहते हैं प्रॉफिट बुकिंग। प्रॉफिट बुकिंग पहले हो चुकी है। खैर, साथ ही रुपए में 12 साल के तेजी से भी पॉजिटिव संकेत मिले, और इसकी वजह आरबीआई, जिसने रुपए की गिरावट रोकने के लिए कुछ जरूरी कदम उठाए। आरबीआई ने रुपए के कमजोर एक्सचेंज रेट के खिलाफ सट्टेबाजी पर सख्ती बढ़ा दी है। इससे वो लोग मुश्किल में हैं जो रुपया गिरता देखकर खुश होते हैं, जो शर्त लगाते हैं कि रुपया और गिरेगा। वो जानबूझकर डॉलर की कमी पैदा करते हैं जिससे रुपया गिरे और वो मुनाफा कमा सकें। लेकिन आरबीआई ने नियमों को सख्त कर दिया। दूसरा, बैंकों की तिजोरी पर ताला। पहले बैंक
अपने पास ज्यादा मात्रा में डॉलर जमा करके रखते थे। वो सोचते थे डॉलर महंगा होगा तो उसे बेचेंगे, इससे बाजार में डॉलर की कमी हो जाती थी। लेकिन आरबीआई के नियम के अनुसार अब बैंक एक लिमिट से ज्यादा डॉलर नहीं रख सकते। नतीजा यह हुआ कि बैंकों को मजबूरी में अपने पास रखे फालतू डॉलर बाजार में बेचने पड़े, और जब बाजार में अचानक बहुत सारे डॉलर आ गए तो रुपए की वैल्यू बढ़ गई। हालांकि जो राहत आज निवेशकों को मिली वो शॉर्ट टर्म यानी कुछ समय के लिए ही बताई जा रही है, और इसे लेकर डराने वाली भविष्यवाणी ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट में की गई है। ध्यान से देखिए, ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में बताया गया कि रुपया 100 प्रति डॉलर या उससे आगे भी गिर सकता है। रिपोर्ट के अनुसार पश्चिम एशिया में तनाव लंबा चला तो रुपए में बहुत बड़ी गिरावट आएगी। कच्चे तेल की कीमतों की वजह से रुपए पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है। ब्लूमबर्ग की इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि आरबीआई के कदम रुपए को केवल शॉर्ट टर्म स्थिरता दे सकते हैं, जबकि असली दिशा बाजार और ग्लोबल फैक्टर्स ही तय करते हैं। मतलब आज भले ही रुपए पर लंबे वक्त बाद कोई शुभ समाचार आया हो, लेकिन सच यही है कि भारतीय करेंसी के लिए मार्च का महीना बहुत चुनौतीपूर्ण रहा है। वित्त वर्ष 2025-26 में रुपया 10% से ज्यादा गिरा है, और अगर कहीं ये 100 तक पहुंच गया तो इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। ये जो इस समय शेयर मार्केट में जो उथल पुथल मचा हुआ है, ये एक सेंटिमेंटल ड्रिवन शेयर मार्केट चल रहा है कि एवरीडे न्यू स्टेटमेंट्स आर कमिंग। एवरीडे प्रेसिडेंट कभी बोल रहे हैं कि पीस हो रहा है, कभी बोल रहे हैं कि वी आर मेकिंग अवर वॉर मोर एंड मोर। ये जो शेयर मार्केट में इस समय जो सिचुएशन बनी हुई है, ये इट्स अ टेम्पररी सेंटिमेंट्स, और ये जैसे जैसे समय बीतेगा ये फिर से अपने पुराने रुख पर आ जाएंगी। इमीडिएट फ्यूचर में तो ऐसा नहीं होगा, बिकॉज 100 रुपीज इज टू फार, और इतना इस समय रुपया कमजोर नहीं है। और ये वॉर जो है ये टेम्पररी है, ये कुछ दिनों में सब चीज़ें शांत हो जाएंगी, नथिंग टू वरी। ये टेम्पररी सेंटिमेंटल ये ड्रिवन उथल पुथल है। तो आम आदमी पे फिलहाल तो ये आने वाले कुछ महीनों तक इसका प्रभाव डायरेक्ट रूप से रहेगा ही, चीज़ों के दाम बढ़ेंगे। बट ये जैसे जैसे समय आगे जाएगा, गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है। गवर्नमेंट, ईरान गवर्नमेंट से इवन अदर कंट्रीज, गल्फ कंट्रीज, हर जगह इस पे बात चल रही है। सो धीरे धीरे सिचुएशन नॉर्मलाइज हो जाएंगी। और अब फिक्र की चुनावी फाइल, और मैं चाहूंगा इस पर आप कमेंट करें यूट्यूब पर तुरंत, और फिर मैं आपके कमेंट जरूर पढ़ के बताऊंगा। पहले चलते पश्चिम बंगाल, जहां से कई अपडेट्स आ रहे हैं। बंगाल से आए राजनीतिक रुझानों में आज काफी बवाल है, जिसकी गूंज दिल्ली तक सुनाई पड़ी है। चुनाव का रक्त चरित्र भी दिखने लगा है। बंगाल में ऐसा कई बार होता है। बंगाल के मालदा में एसआईआर से जुड़े 7 न्यायिक अधिकारियों को 8 घंटे तक बंधक बनाया गया, जिसे लेकर सुप्रीम कोर्ट काफी गुस्से में था। इस मामले में सीबीआई जांच के आदेश देने के साथ गृह सचिव और डीजीपी से जवाब मांगा गया है। मालदा में ही आज एसआईआर के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हिंसा होती है, पुलिस को टारगेट किया जाता है, गाड़ियां तोड़ दी जाती हैं। गृह मंत्री अमित शाह के रोड शो के दौरान भी हंगामा और नारेबाजी हुई, जिसके जवाब में बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने ममता बनर्जी के घर के सामने हंगामा किया। इसके अलावा टीएमसी का चुनाव प्रबंधन देखने वाली संस्था आईपैक के ठिकानों पर ईडी ने रेड डाली। कुल मिलाकर पहले चरण के चुनाव से 21 दिन पहले बंगाल हिंसा की आग सुलगने लगी है। आने वाले दिनों में इसकी लपटें और तेज होने का डर है। आपके लिए हमने इसकी एक विस्तृत फाइल तैयार की है, ध्यान से देखिए। पहली खबर, पहले आपको बंगाल हिंसा की 2 तस्वीरें दिखाते हैं। पहली तस्वीर कल की है, जब मालदा के कलियाचाक में ब्लॉक ऑफिस के अंदर 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाया गया। शाम 4 बजे के बाद 8 घंटे तक यह बंधक संकट बना रहा। ये यहां पर देख रहे हैं आप। दूसरी तस्वीर आज दिन की है, जब मालदा में ही एसआईआर के विरोध करने वालों ने पुलिस की गाड़ियों में तोड़फोड़ की, उन पर हमला किया। हिंसा की शुरुआत कल दिन में एसआईआर के विरोध में प्रदर्शन के दौरान हुई। मालदा में लोगों ने सड़क जाम कर दी। शाम को जब एसआईआर के काम में शामिल जज उस रास्ते से निकले तो उन्हें घेर लिया गया। इसमें टीएमसी और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के हाथ होने के आरोप लग रहे हैं। घंटों की मशक्कत के बाद मामला सुलझा तो न्यायिक अधिकारी निकल पाए, लेकिन 7 किलोमीटर आगे उन्हें फिर बंधक बना लिया गया। रात 1 बजे जाकर यह संकट सुलझ पाया। बंधक बनाने वाले लोगों का आरोप था कि उनके नाम गलत तरीके से काटे गए हैं। कल के इस एपिसोड के बाद आज मालदा में ही फिर से सड़क जाम किया गया। पुलिसकर्मी जब जाम हटाने पहुंचे तो पत्थरबाजी होने लगी। पुलिस वालों के सिर फोड़ दिए गए, उनकी गाड़ियों में भी तोड़फोड़ की गई। हालांकि पुलिस ने बाद में भीड़ को वहां से खदेड़ दिया, लेकिन जजों को बंधक
बनाने के मामले ने काफी तूल पकड़ लिया है। ममता का कहना है कि चुनाव आयोग जजों को सुरक्षा देने में नाकाम रहा है। मालदा में जजों को बंधक बनाने पर सुप्रीम कोर्ट में भी काफी कुछ हुआ है। ये जानने से पहले नेताओं को सुन लेते हैं और आप कमेंट जरूर करिए यूट्यूब पर, आपका इस पर क्या कहना है। एसआईआर को लेकर जो हो रहा है, ये जजेस को घेराव एक्सेट्रा, हम तृणमूल कांग्रेस एक बात साफ साफ हम लोग बोलना चाहते हैं, वी आर लॉ अबाइडिंग सिटीजन। हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे हैं और सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं जिसमें इनडिसिप्लिन्ड बिहेवियर ये सामने आ जाए। जिस तरीके से कि लेफ्ट फ्रंट के जमाने में अनीता देवान को इसी तरीके से एक महिला जस्टिस को गाड़ी से उतार कर पीट कर मार डाला गया था, उस तरीके की पूरी अभिसंधि थी, उस तरीके की पूरी प्लानिंग थी। और ममता बनर्जी का जो लगातार जो उसकाना, 1 सेकंड वाला उसकाना, उनका जो बयान, वो बयान इसके पीछे जिम्मेदार है। বিজেপির গেম প্ল্যান অনুযায়ী 1,20,00,000 নাম বাদ দিয়েছে। তার জন্যই আমরা মাননীয় সুপ্রিম কোর্টে গিয়েছিলাম এবং সুপ্রিম কোর্ট তো সত্যি কথাই বলেছেন যে এটা হতে পারে না। इसको कैसे निपटा जाए, इसके लिए कोई इनकी दिलचस्पी नहीं है। चलता है चलने दो, जो मर्जी होने दो। सूबे की सरकार, चुनाव आयोग, दोनों को बीच जो अपने आपसी पंगा, ये आपसी पंगा की चलते आज ये हालात पैदा हो गए हैं। भ्रष्टाचार और टीएमसी, हिंसा और टीएमसी एक दूसरे के पर्यायवाची बन चुके हैं। अब आपके कमेंट्स आ रहे हैं। जो बंगाल की खबर हमने दिखाई है, जुगल जी का कहना है ऐसा नहीं होना चाहिए था। आनंद जी कहते हैं प्रेसिडेंट रूल होना चाहिए। मोहम्मद सागिर हुसैन कह रहे हैं गलत है ये सब। फिर उसके बाद कई लोगों का कमेंट है कि ये सब ठीक नहीं है। यूट्यूब पे आप जो कमेंट कर रहे हैं, मालदा बंधक संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट काफी गुस्से में देखा। सीजेआई सूर्यकांत समेत 3 जजों की बेंच ने इस पर सुनवाई की है। सर्वोच्च अदालत ने सबसे पहले एसआईआर से जुड़े 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने पर नाराजगी जताते हुए प्रशासन को कड़ी फटकार लगाई है। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि न्यायिक अधिकारियों को 8 घंटे बंधक बनाकर रखा गया, उन्हें खाना पानी तक नहीं मिला है। यह घटना सोची समझी और भड़काऊ लगती है। इसका मकसद न्यायिक अधिकारियों का मनोबल गिराना और चुनावी प्रक्रिया को बाधित करना है। इसे किसी भी सूरत में स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हमने ऐसे ध्रुवीकृत राज्य पहले कभी नहीं देखा। पश्चिम बंगाल में दुर्भाग्य से सभी राजनीतिक भाषा बोलते हैं। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने 5 बड़े आदेश भी दिए। ध्यान से देखिए, सीबीआई या एनआईए जैसी स्वतंत्र एजेंसी से जांच कराई जाए। एजेंसी सीधे कोर्ट को रिपोर्ट देगी। चीफ सेक्रेटरी, डीजीपी, डीएम और एसएसपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया जाए। संबंधित अधिकारियों को 6 अप्रैल को कोर्ट में पेश होने के लिए कहा गया है। चुनाव आयोग को केंद्रीय सुरक्षा बल तैनात करने के लिए कहा गया है। यह भी आदेश दिया गया है कि जहां न्यायिक अधिकारी रुके उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाए। वैसे मालदा की घटना में अब तक 18 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें मोथाबाड़ी विधानसभा सीट से आईएसएफ उम्मीदवार मौलाना शाहजहां अली भी शामिल हैं। इन्हें कोर्ट में पेश किया गया है। मालदा बंधक संकट का बंगाल से दिल्ली तक असर दिखा तो उधर कोलकाता के भवानीपुर विधानसभा में गृह मंत्री अमित शाह रोड शो करते नजर आए। इस सीट पर सीएम ममता बनर्जी का मुकाबला नेता विपक्ष शुभेंदु अधिकारी से है। अमित शाह उन्हीं के पक्ष में रोड शो कर रहे थे। उनका यह रोड शो ममता के घर के सामने से गुजरना था। रोड शो के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने ऐलान किया कि वो 15 दिन पश्चिम बंगाल में रहेंगे। रोड शो से कुछ ही दूरी पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनके खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी। इस पर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने टीएमसी समर्थकों को जूते दिखाए, जिससे मामला भड़कने के का जो खतरा था वो बढ़ गया। खतरे को देखते हुए गृह मंत्री के सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें ममता बनर्जी के घर के सामने बंद गाड़ी से निकाला है। उन्हें रोड शो में के खुले मन से नहीं जाने की सलाह दी गई। इस बीच जब रोड शो मुख्यमंत्री के घर के पास पहुंचा तो बीजेपी कार्यकर्ताओं ने हंगामा किया और ममता के खिलाफ नारेबाजी की। आप देखिए यहाँ पे जो लोग हैं वो तृणमूल कांग्रेस का झंडा लहरा रहा है और यहाँ पे जितने सारे लोग हैं वो आवाज उठा रही है।
मित्रों, मैं लंबा भाषण करना नहीं चाहता हूं। बंगाल चुनाव में 15 दिन तक मैं बंगाल में ही रहने वाला हूं। ऐसा है, एक एक सीट कर जीतेंगे, 170 सीट तक जाएंगे, तब परिवर्तन होगा, ठीक है ना? मगर मेरे पास एक शॉर्टकट है। अगर भवानी पुल वाले एक ही सीट जिता दे तो परिवर्तन अपने आप हो जाएगा। बंगाल की जनता चाहती है कि ममता बनर्जी चली जाए, तृणमूल के गुंडे जेल में जाए, टीएमसी के गुंडे वोट नहीं करने देंगे। पश्चिम बंगाल के अलावा आज केरलम और असम में काफी चुनावी गर्मी दिखी है। गृह मंत्री अमित शाह बंगाल के बाद आज असम भी पहुंचे। अमित शाह ने राहुल गांधी से पूछा कि कांग्रेस बताए 15 वर्षों में असम में क्या काम किया। राहुल गांधी ने भी आज असम में प्रचार किया है। उन्होंने बीजेपी पर हमला करते हुए हिमंता बिस्वा शर्मा को भ्रष्ट सीएम बताया है। बंगाल में बीजेपी का मुकाबला टीएमसी से तो असम में कांग्रेस से है। असम में राहुल गांधी कांग्रेस के लिए वोट मांग रहे थे तो केरलम में उनकी सांसद बहन प्रियंका गांधी प्रचार कर रही थीं। उन्होंने अंग्रेजी में भाषण दिया और मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए। कांग्रेस को केरलम में उम्मीद दिख रही है और पार्टी ने वहां काफी ऊर्जा लगाती है। Fuel prices are rising every single day. LPG prices are rising every single day. Our Prime Minister has handed our energy security over to the Americans. They tell us who to buy oil from. They tell us when we can buy. They tell us what we should do and how we should do it. And now he has signed a trade deal with them in which Indian people have to buy crores and crores of American goods and Indian farmers have to compete with highly mechanized US farms. असम के चीफ मिनिस्टर जो हिंदुस्तान के सबसे भ्रष्ट करप्ट चीफ मिनिस्टर हैं, पूरी दुनिया जानती है, आप भी जानते हो। इसका कंट्रोल नरेंद्र मोदी अमित शाह के हाथ में है। भारत माता की। कांग्रेस पार्टी ने कभी आसाम के विकास के लिए कुछ नहीं किया। मैं आज यहां आया हूं तब राहुल बाबा आज यहां आए थे, बड़े गरज गरज कर बोल रहे, ये हो गया वो हो गया। अरे राहुल बाबा, 15 साल तक आपकी सरकार रही, असम के लिए आपने क्या किया? चुनावी और युद्ध के बीच एक चौंकाने वाला अपडेट आज आम आदमी पार्टी से आया है, जो पार्टी के जाने माने चेहरे और राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा से जुड़ा है। पार्टी ने सांसद राघव चड्ढा को राज्यसभा के उपनेता पद से हटा दिया है। उनकी जगह ये पोस्ट सांसद अशोक मित्तल को दे दी गई है, जो लवरी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के फाउंडर और चांसलर हैं। पार्टी ने राज्यसभा सचिवालय को पत्र लिखकर यह जानकारी दी है। पंजाब से राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का कार्यकाल 2028 तक का है, लेकिन दोपहर में अचानक आए फैसले ने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। उन्होंने पिछले 2 संसद सत्रों में कई ऐसे मुद्दे उठाए जिनकी काफी चर्चा हुई। मसला चाहे गिग वर्कर्स के वेतन और सुरक्षा का हो, या एयरपोर्ट पर सस्ता खाना उपलब्ध करवाने का हो, या फिर यूरिया में मिलावट का हो, वो खुलकर बोलते रहे हैं। इस सत्र में उन्होंने पैटर्निटी लीव को कानूनी अधिकार देने का विषय उठाया था। पार्टी ने इस फैसले की कोई आधिकारिक वजह तो नहीं बताई है, लेकिन हमारे संवाददाता जीत भाटी ने आपके लिए इसकी इनसाइड स्टोरी भेजी है। उन्होंने पार्टी सूत्रों से पता लगाया कि आखिर केजरीवाल के फेवरेट रहे राघव चड्ढा का डिमोशन क्यों हुआ है। सूत्र बता रहे हैं कि राघव चड्ढा को लेकर किए गए बदलाव की स्क्रिप्ट पहले से लिखी जा रही थी। वो आम आदमी पार्टी में तो थे, लेकिन पार्टी नेताओं से कोई संवाद नहीं करते थे। सार्वजनिक मंचों या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर भी वो पार्टी के साथ खड़े नहीं दिखते थे। सूत्र ये भी बता रहे हैं कि संसद में पार्टी को आवंटित समय में किन मुद्दों को उठाना है और कितने समय बोलना है, इस पर भी वो किसी से विमर्श नहीं करते थे। पार्टी और शीर्ष नेतृत्व से जुड़े कई मौकों पर राघव की चुप्पी सबको चुभ रही थी। सूत्रों के मुताबिक आबकारी मामले में जब अरविंद केजरीवाल समेत आप के बड़े नेता जेल में थे तो पार्टी को सबसे ज्यादा जरूरत थी। राघव चड्ढा विदेश में थे और लौटने के बाद भी ज्यादातर नदारत ही रहे। 27 फरवरी को कोर्ट द्वारा
आरोप मुक्त किए जाने पर भी राघव चड्ढा ने ना तो ट्वीट किया और ना ही केजरीवाल या मनीष सिसोदिया से मिलने पहुंचे। सूत्रों के अनुसार उन्होंने एलपीजी संकट, कूड़ा कचरा और कमजोर विदेश नीति जैसे मुद्दों पर बोलने से इनकार कर दिया। पार्टी को लगता है कि उन्होंने केवल अपने निजी पीआर के लिए ही मुद्दे उठाए हैं। नेतृत्व भी राघव के बदले बर्ताव से वाकिफ था। कई नेताओं ने केजरीवाल से मांग की कि जब वो बाकी सांसदों और नेताओं से विमर्श ही नहीं करते हैं तो उन्हें राज्यसभा में उपनेता बनाए रखने का क्या फायदा। ऐसे में पार्टी ने धीरे धीरे राघव चड्ढा का कद घटाना शुरू कर दिया। हाल ही में उन्हें स्टार प्रचारकों की लिस्ट से भी हटा दिया गया था। राघव के डिमोशन को लेकर राजनीतिक बयानबाजी भी शुरू हुई है। पंजाब के सीएम भगवंत मान का कहना है कि पार्टी में फैसले होते रहते हैं। वहीं बीजेपी ने कहा है जो केजरीवाल की बात नहीं मानता उसका यही हाल होता है। ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ 4 ਚੁਣੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਧਰਮਵੀਰ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਲੀਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਪਾर्टी ਦੇ डिसीजन ਨੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ। जो भी आवाज स्वतंत्र बनेगी और केजरीवाल की जी हजूरी नहीं करेगी, चाहे वो स्वाति मालीवाल हो, चाहे वो राघव चड्ढा के रूप में जो आपसे खबर मिल रही है, उस आवाज़ को ये हमेशा दबाएंगे ही, क्योंकि ये कहने को लोकतांत्रिक पार्टी है और वास्तव में इनका लोकतंत्र के अंदर विश्वास नहीं है। कि ये अराजक लोग हैं, अनार्की फैलाने वाले लोग हैं। यहाँ कोई स्वतंत्रता नहीं है। पंजाब में देख लो ना, मुख्यमंत्री नाम का मुख्यमंत्री है, केजरीवाल ही असली मुख्यमंत्री है। राज्यसभा सेक्रेटरीट को जो पार्टी का निर्णय था उससे अवगत करा दिया। सर क्या समय को लेकर कुछ बात हुई है सर? बता तो रहा हूँ आपको। पार्टी में लीडर या डिप्टी लीडर जो भी राज्यसभा में या लोकसभा में रहते हैं उनका बदलाव समय समय की प्रक्रिया जो कि होता रहता है। राघव जी से पहले श्री एनडी गुप्ता जी डिप्टी लीडर थे, फिर वो बने, आज मैं बना हूं, कल को कोई और आएगा। दिन भर चली बयानबाजी के बाद शाम लगभग 7 बजे राघव चड्ढा ने अपना पहला रिएक्शन सोशल मीडिया पर दिया। उन्होंने ना कुछ लिखा ना कुछ कहा, बल्कि राज्यसभा में अपनी तरफ से उठाए गए मुद्दों का वीडियो डाला, जैसे अपनी वर्क रिपोर्ट दे रहे हैं। क्या पता आगे पार्टी की ओर से संसद में बोलने का मौका मिले या ना मिले। संकेतों में ये एक तरह से जवाब माना जा सकता है। अपने पोस्ट में राघव चड्ढा ने सबसे ऊपर एक नजर बट्टू भी लगाया है, यानी वो संकेत दे रहे हैं कि किसी की नजर ना लगे। तो सवाल ये है कि उनको किसकी नजर का डर है, वो किसकी बुरी नजर को उतारना चाहते हैं।